बिहार में जो मुकाबला है इस बार का वो 2019 से काफ़ी अलग है। 2019 में बिहार में कई सारे प्लेयर थे, जैसे कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान 2019 के चुनाव के समय जीवित थे। नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता थी। नीतीश कुमार उस समय सुपर एक्टिव थे और उनकी पकड़ पार्टी पे उतनी जबरदस्त तरीके से थी जितनी कि आज नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस और राजद का गठबंधन था उसका नेतृत्व एकदम युवा नौजवान तेजस्वी यादव कर रहे थे और उसके बावजूद लगातार तेजस्वी यादव ने रैलियों पे रैलियां की, लेकिन उनको 2019 में एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन 2024 का जो चुनाव है वो एकदम अलग है। अलग इस मामले में है कि इस बार जो 2019 वाला रिजल्ट है वो बिहार में शायद ही एनडीए दोहरा पाए, या मेरी नज़र से अगर पूछा जाए तो मैं इस बात पे कंफर्म हूँ कि 2019 में जो एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी, इस बार एनडीए 39 सीट नहीं जीत पाएगी। तो क्या ये बदलाव हुआ है इस चुनाव में और पिछले चुनाव में, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल देखिए, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी है जितनी 2019 में थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो साथ में प्लेयर थे जैसे कि नीतीश कुमार, उनकी विश्वसनीयता और उनकी जो राजनीतिक छवि है वो बुरी तरीके से धूमिल हुई है। वैसे भी वो अब इतने एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं जितना कि वो पहले थे। जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 2019 के मुकाबले 2024 में ज़्यादा परिपक्व नेता की तरह बात कर रहे हैं। लगातार वो अपने भाषणों में मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जिससे कुछ हद तक जो नए युवा हैं जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और चिराग पासवान का गठबंधन, इंडिया गठबंधन यानी कि राजद और कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन इतना भारी नहीं पड़ रहा है कि 2019 वाले नतीजे एनडीए गठबंधन इस बार दोहरा दे। कारण बहुत सिंपल है। इतना सिंपल कारण है कि आप लोग समझिए कि जो नीतीश कुमार 2019 में बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे थे और लगातार उनकी रैलियों में लोग आ भी रहे थे, इस बार नीतीश कुमार की रैलियों में मुश्किल से 500-700 हजार लोग पहुंच रहे हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं बाकी रैलियों की बात नहीं कर रहा हूं, कल का एक रैली का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो इस बार जो कैंडिडेटों का भी बंटवारा हुआ है वो एकदम खास तरीके से हुआ है। इस बार तेजस्वी यादव ने पिछले बार के मुकाबले कैंडिडेटों का इस तरीके से चयन किया है कि लड़ाई को अगरा बनाम पिछड़ा बनाया जा सके। जब भी लड़ाई अगरा बनाम पिछड़े की होती है तो उसमें बीजेपी हमेशा कमजोर दिखती है, क्योंकि बीजेपी कभी भी अगरा बनाम पिछड़े की लड़ाई नहीं करती है, राजनीति नहीं करती है। बीजेपी सीधा राजनीति करती है हिंदू और हिंदुत्व की। लेकिन जैसे ही चुनाव अगरा बनाम पिछड़ा होता है बीजेपी फेल हो जाती है। इस चुनाव में आप कुछ सीटों को गौर से देखिए, जैसे कि मुंगेर की लोकसभा सीट है, वहां पे एनडीए के प्रत्याशी हैं ललन सिंह और उनके खिलाफ राजद ने किसको प्रत्याशी बनाया है? अशोक महतो। एक समय खूंखार अपराधी माना जाता था अशोक महतो। अशोक महतो की पत्नी चुनावी मैदान में है। यहाँ पे भूमिहार बनाम कुशवाहा, कोयरी और कुर्मी, इसके अलावा और जो अन्य पिछड़ी जातियां थीं उनको एकजुट करने की कोशिश लालू यादव करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही आप नवादा में देखेंगे, वहां भी यही हाल है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने जो समीकरण बैठाया है वो पिछली बार के मुकाबले काफी मजबूत लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की भी परेशानियां कम हैं। राजद की भी अपनी कई सारी परेशानियां हैं
खास तौर पे अल्पसंख्यकों को लेकर जो राजद में टिकटों का बंटवारा हुआ है, 22 सीटों पे प्रत्याशी राजद ने घोषित किए हैं, उसमें से केवल 2 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है। इसके कारण ज्यादा दिक्कत हो रही है राजद को कुछ इलाकों में। मसलन इसकी वजह से हिना साहब सिवान में बगावती रुख अपना चुकी हैं। अशफाक करीम जो कि पार्टी के दिग्गज नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सरफराज जो किशनगंज से आते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा राजबल्लभ यादव जो नवादा से उनके भाई लड़ रहे हैं, राजबल्लभ यादव की, वहां पे भी पार्टी में बगावत है और राजद के 2 विधायक खुलकर राजद के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और राजबल्लभ यादव के भाई के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इन सब चीजों को जब आप देखिएगा तो इतना बात तो तय है कि समीकरण लालू प्रसाद यादव ने काफी बेहतर फिट किया है, लेकिन कमियां ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से दूर करने में कामयाब हो पाए हैं। अब समस्या कहां आ रही है बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ। बीजेपी के साथ समस्या ये आ रही है कि एक तो 10 साल से लगातार उनकी सरकार है, ज्यादातर सांसद बीजेपी के ही रहे हैं और जदयू के ही रहे हैं। लोगों के अंदर उन सांसदों के प्रति नाराजगी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि कई सारे जगह पे सांसदों के खिलाफ नारेबाजी, सांसदों के खिलाफ धरने प्रदर्शन जैसी स्थिति देखने को मिली है। पब्लिक खुलकर ये बोलती हुई नजर आ रही है कि हम आपको वोट नहीं देंगे। ये एक बड़ी समस्या बीजेपी के लिए खास तौर पे और जदयू के लिए सामने आ रही है। जबकि राजद के लिए समस्या ये ही आ रही है कि उनका जो समीकरण है मुस्लिम और यादव से बढ़कर थोड़ा उसमें मुकेश सहनी का तर्का जुड़ा है, यानी मुकेश सहनी के वोटरों का छौंक जिसे बोलेंगे 3% के आसपास, वो जुड़ गया है। और मुझे लगता है कि मुकेश सहनी का जो वोटर है, वो मुकेश सहनी का वोटर राजद को समर्थन जरूर देगा, क्योंकि उनके भी वोटर काफी डेडिकेटेड हैं। इस स्थिति में एक बात तो तय है कि लड़ाई जो है 2019 जैसे तो बिल्कुल नहीं है। इस बार लड़ाई जो है वो 28 और 12 की नजर आ रही है या 30 और 10 की आ रही है। इंडिया गठबंधन कम से कम 10 सीटों तक जीत सकती है बिहार के अंदर। इस तरीके का समीकरण बनते हुए नजर आ रहा है, जो इंडिया गठबंधन पिछली बार केवल 1 सीट पे विजयी हो पाई थी। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो तेजस्वी यादव का है। वो लगातार अपनी रैली में ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार में जैसे ही कोई चार्ज लिया, उन्होंने जैसे मंत्री पद का शपथ लिया, उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया कि सरकारी नौकरी लड़कों को देनी है।